तो टेस्टिस से निकला, उसके बाद 25 सेंटीमीटर लंबा दूरी किया, फिर पेनिस में गया, फिर पेनिस के बाद यूट्रस में गया, और यूट्रस के बाद फैलोपियन नलिका में गया। सोचिए इतना गति कर रहा है स्पर्म, तो इसको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका जो मध्य भाग में है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्पर्म की संरचना के बारे में, ठीक है। तो स्पर्म का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो 5 नंबर चाहिए, तो 5 नंबर चाहिए तो स्ट्रक्चर तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा प्लीज़, तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग के साथ आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए, शुक्राणु जो होता है ये नर गैमेट्स होता है। क्या होता है? नर गैमेट्स, यानी ये नर में बनने वाला क्या है? एक कोशिका है। अब ये बनता कहाँ है? तो नर के अंदर टेस्टिस होता है, 2 जोड़ी, ठीक है। कितने जोड़ी होता है? 2 जोड़ी। उन्हीं टेस्टिस में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, स्पर्म का। समझ रहे हैं? अब इसको ना हम स्पर्म को जनन कोशिका के नाम से भी जानते हैं और पहचानते हैं, ठीक है। मिलने का पता टेस्टिस में। तो शुक्राणु जो होता है ये टेस्टिस में बनता है, इसको हमने कहा क्या? जनन कोशिका। मतलब आने वाली जो अगली पीढ़ी है ना, 5G 4G 6G, ठीक है, पीढ़ी, उस पीढ़ी का प्रोडक्शन इसके कारण भी होता है। ये तो 2 होते हैं, हालांकि हम स्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ओवम भी होता है। तो ओवम और स्पर्म की बदौलत अगली पीढ़ी आती है, जैसा कि अभी 6G पीढ़ी चल रही है, 5G, अब 6G आएगा, 7G आएगा, ठीक है। तो ये सभी जीवों का प्रोडक्शन, यानी मानव के अंदर जीवों का प्रोडक्शन स्पर्म के द्वारा भी होता है, ओवम भी आते हैं, ठीक है। तो अगर इस स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म मुख्य रूप से 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने भाग से? 4। तो ये एक होता है सिर, उसके बाद गर्दन, तब मध्य भाग, तब उसका पूंछ होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये उसका जो हेड है ना, सिर, ये मूड़ी, इसको मूड़ी बोल सकते हो, ठीक है। तब मूड़ी के अंदर 2 संरचनाएं पाई जाती है। कितनी? 2। एक यहाँ पे देखिएगा ना, आपको ब्लैक टाइप से दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लैक, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। या इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रपिंडक, क्योंकि ठोड़ के आगे है, ये सिर के सबसे फर्स्ट पार्ट में है ये ब्लैक वाला एक्रोसोम। हालांकि ब्लैक होता नहीं है, लेकिन हम अलग दिखाने के लिए इसको ब्लैक दिखा दिए हैं। तो इसको बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है, या अग्रपिंडक। पता है, देखिए, जब ये स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री करता है ना, अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, तो इस एक्रोसोम के अंदर से कुछ एंजाइम निकलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। क्या निकलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब देखिए, जैसा हम एक जादू मारते हैं, ये आपको ओवम जो दिख रहा है, इस ओवम के सबसे बाहरी संरचना में ना कुछ लेयर होते हैं, जिस लेयर को कोरोना रेडियोटा बोलते हैं, और जोना पेलुसिडा भी होता है। तो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियोटा जो भाग होता है, ठीक है, इस भाग को स्पर्म तोड़ता है, परंतु एक एंजाइम की सहायता से, और उस एंजाइम का निर्माण होता है एक्रोसोम वाले पार्ट्स में, ठीक है। समझ रहे हैं? यानी हमने कहा कि कोरोना रेडियोटा और जोना पेलुसिडा जो अंडाणु का सबसे बाहरी संरचना है, उसको तोड़ने के लिए इस एक्रोसोम से कुछ एंजाइम निकलते हैं, और वही एंजाइम केवल उसको तोड़ते हैं, तब अंदर प्रवेश करते हैं। कहाँ? वहाँ अंडाणु के अंदर। तो एक्रोसोम से निकलने वाले जो 3 एंजाइम है ना, वो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ताकि आपको परेशानी नहीं हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो सबसे पहला एंजाइम होता है हाइलोयूरेनिक एंजाइम। सबसे पहला एंजाइम हाइलोयूरेनिक एंजाइम। दूसरा होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा होता है कोरोना लाइजिंग एंजाइम। देखिए, पेनिट्रेटिंग वर्ड लिखा है यहाँ पे। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है, ये पेनिट्रेटिंग वर्ड पेनिट्रेट से बना हुआ है। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को छेदना। क्या करना? छेदना। यानी जब अंडाणु के अंदर स्पर्म प्रवेश कर रहा होता है, तो अंडाणु के सबसे बाहरी लेयर को ये पेनिट्रेट करता है, ये छेदता है, और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और फर्टिलाइज होकर उससे जाइगोट वगैरह कुछ कुछ बनते रहता है। इसका मतलब कि एक्रोसोम का स्पर्म में बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तभी ये अंडाणु के बाहरी परत को भेद कर और अंदर प्रवेश कर सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये 3 एंजाइम किससे निकलते हैं? एक्रोसोम से निकलते हैं 3 एंजाइम। हाइलोयूरेनिक एंजाइम, है ना, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और कोरोना लाइजिंग एंजाइम। ये 3 चीज़ें होती है। हेड के बाद इसमें दूसरा जो भाग है, ये क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो केंद्रक की बात करें तो इनका केंद्रक क्या होता है? अगुणित होता है, ठीक है। इनका केंद्रक क्या होता है? तो अगुणित होता है, ठीक है, अगुणित होता है। अगुणित को इंग्लिश में हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि इनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या उनके कुल क्रोमोसोम की संख्या से आधा होगा।
तो आधा का मतलब कि इसके केंद्रक में कितने क्रोमोसोम, 23 होगा। कितना, 23, क्योंकि मानव के अंदर कुल क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। तो 23 स्पर्म ढो के लेके आता है और 23 कौन, अंडाणु। ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, तो जो उससे अगली संतति उत्पन्न होती है उसमें कितने क्रोमोसोम, 46। ठीक है, यानी ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है ये हैप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, अगुणित है। तो हमने जाना कि हेड के अंदर दो संरचना, एक्रोसोम और कौन, न्यूक्लियस, ये दो चीजें याद रखिएगा। हेड के बाद अगर स्पर्म के दूसरे भाग की हम बात करें तो वो होता है क्या चीज, ग्रीवा, अर्थात नेक, गर्दन। यहाँ पे दिख रहा है ये वाला गर्दन। गर्दन के अंदर एक और महत्वपूर्ण अंग होता है, ये दिख रहा है पतली सी संरचना यहाँ पे चित्र में। तो ये गर्दन को हम इस मध्य पार्ट को, यानी जो हेड के बाद नीचे पतला सा रास्ता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। ग्रीवा के बीच में यहाँ पे ब्लैक डॉट बनाए हम, ये ब्लैक डॉट नहीं है, इसको बोलते हैं तारककाय या सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, तारककाय या सेंट्रोसोम। तारककाय का काम क्या है आपको पता है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। तारककाय या सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। क्या करना, कोशिका का विभाजन करना। जरा सोच लीजिए यहाँ पे कि स्पर्म के सभी पार्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है, तो इसका हेड है। क्या है, हेड है, क्योंकि हेड के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, अनुवांशिक पदार्थ है। तो अनुवांशिक पदार्थ का ओवम के अंदर फ्यूज होना बहुत जरूरी होता है। अर्थात जब ये समस्त भाग एक अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है ना, तो सेंट्रोसोम क्या करता है कि यहाँ से इसको विभाजित कर देता है, इसको काट देता है, यहाँ से विभाजन कर देता है, काट देता है। तो ये समस्त भाग कहाँ चले जाते हैं, केंद्रक के अंदर। ठीक है, और बाकी ये सभी पार्ट्स के बोल सकते हो, बाकी ये जितने पार्ट्स होते हैं ये सभी अंडाणु के अंदर ही रह जाते हैं और केंद्रक के साथ फ्यूज कौन हो जाता है, ये हो जाता है। इसका मतलब कि ग्रीवा के अंदर जो तारककाय है, ये तारककाय केवल उसके घेटिया को काट दे रहा है, जिससे अलग हो जा रहा है, क्योंकि इसका तो योगदान नहीं है, मतलब अनुवांशिक में। ठीक है, ये चीज़ था आगे। तो हमने कहा कि ग्रीवा के अंदर क्या मिला था, तारककाय या सेंट्रोसोम, जो कोशिका को विभाजित कर दे रहा है, काट रहा है, जिससे ये उधर जा रहा है किस में, तो अंडाणु के केंद्रक के अंदर फ्यूज होने के लिए। ठीक है, ये चीज़ था। उसके बाद आता है तीसरा भाग, उसको बोलते हैं मध्य भाग। ठीक है, यानी एमपी माने मध्य प्रदेश ना, मिडिल पीस इज नोन एज मध्य भाग। ठीक है, इसके अंदर मिलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं और पहचानते हैं। मिलने का पता स्पर्म के मिडिल भाग में। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा। तो सूत्रकणिका मध्य भाग में पाया जाता है, और सूत्रकणिका का तो आपको भली भांति पता है कि ये एनर्जी देता है कि लो भाई एनर्जी लेकर चलो एकदम डगडगा के, समझ रहे हो। तो ये एनर्जी देता है सूत्रकणिका, किसको, हमको नहीं, स्पर्म को। सोचिए स्पर्म कितनी गति करता है। देखिए टेस्टिस में बना है, टेस्टिस में बनने के बाद अगर यहाँ पे हम लिख दे, देखिए टेस्टिस में बनता है, उसके बाद एक पतली नली जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होता है, ये 25 सेंटीमीटर दूरी तय करके और उसके बाद जाता है पेनिस में। किस में जाता है, पेनिस में, और पेनिस के माध्यम से जाता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर जाता है तो यूट्रस के अंदर के और भी अंदर मार्ग होते हैं जिनको हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका। तो टेस्टिस से निकला, उसके बाद 25 सेंटीमीटर लंबा दूरी किया, फिर पेनिस में गया, फिर पेनिस के बाद यूट्रस में गया, और यूट्रस के बाद फैलोपियन नलिका में गया। सोचिए इतना गति कर रहा है स्पर्म, तो इसको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका जो मध्य भाग में है। ठीक है, स्पर्म तो इतना गति कर रहा है, अंडाणु टुकुर टुकुर बैठल है कि आओ हमसे भेंट करने, कहाँ, फैलोपियन नलिका में। यानी अंडाणु और शुक्राणु इन दोनों का मिलन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में। अंडाणु केवल निकल के फिमरी से निकल के आगे जाके वहाँ पर वेट करता है, और शुक्राणु एकदम रेस लगाता है। ठीक है, तो इससे यह सीख मिलता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा रेस लगाने की जो नौबत आती है ना, वो केवल किसको आती है, तो मेल को आती है। यह सीख स्पर्म से मिलता है हमको, और अंडाणु चुपचाप टुकुर टुकुर। ठीक है, बात समझ रहे हैं, देख लीजिए 25 सेंटीमीटर के अलावा बहुत सारा लंबा दूरी तय कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा इसमें लंबा दूरी तय कर रहा है। तो इसको एनर्जी दे कौन रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में होता है, ये हम समझ गए सर। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद आता है पूंछ। ये पूंछ जो होता है ना, ये फ्लैजिलेटेड संरचना होता है। पूंछ फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक सीलिया होता है, एक फ्लैजिला होता है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों के दोनों गति प्रचलन अंग है, यानी गति को दर्शाने वाले क्या है, अंग है।
सीलिया आकार में छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और संख्या में अनेक होते हैं। फ्लैजिला आकार में बड़ा होता है और संख्या में एगो दूगो होता है, कम कम, ठीक है। इसका मतलब कि स्पर्म का जो टेल है, ये पूंछ है, ये क्या है, फ्लैजिला है, सिंगल है और बड़ा है, समझ रहे हैं। तो ये फ्लैजिलेटेड संरचना होता है किसका, स्पर्म का, जो इसको गति करने में हेल्प करता है। अगर इसका हम पूंछिए काट देते गति करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको रनिंग बनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना जी, तो रनिंग नहीं बना पाएगा। इसलिए इसका जो पूंछ होता है इसको गति करने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो हमने जाना कि स्पर्म के 4 भाग होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होता है। हेड के अंदर 2 चीज़ें, केंद्रक होता है और एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम से 3 एंजाइम निकलते हैं, हाइलोरेनिक एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और कोरोना लाइजिंग एंजाइम, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो अगुणित होते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो 23 होता है। ये हेड का काम खत्म। उसके बाद आता है कौन, ग्रीवा अर्थात गर्दन। तो बात करें तो नेक के अंदर क्या था, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम था कोशिका का विभाजन करना। उसके बाद मध्य भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, जो ऊर्जा दे रहा था किसको, स्पर्म को, जिससे वो गति करके टेस्टिस के माध्यम से निकला था, पेनिस में गया था, और पेनिस से गया था यूट्रस के अंदर, यूट्रस के माध्यम से गया था कहाँ, वहाँ फैलोपियन नलिका में, ठीक है। चौथा भाग था पूंछ का काम था केवल डोलाना, ऐसे डोला के कहाँ जाना, अंदर, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो ये था स्पर्म का संरचना, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे किसी टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।